हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो ब्रिलियंट। बेटा हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर उसमें हो चुका है, आज सेकंड लेक्चर करेंगे। तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक प्लांट सेल और एनिमल सेल पे रिसर्च करना है, तो आप ऐसी चीज़ ढूंढोगे ना जो सबसे आसानी से मिल जाए। अब जैसे आपको टिपिकल प्लांट सेल पे स्टडी करना है, टिपिकल एनिमल सेल पे, तो अगर टिपिकल एनिमल सेल पे रिसर्च करना है तो सबसे आसानी से जो मिलेगा वो हमारा है चीक सेल। चीक तो सबके पास होता है ना, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो चीक सेल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। अगर टिपिकल एनिमल सेल की स्टडी करनी है, आप चीक सेल को ले जाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। उसके बाद आप माइक्रोस्कोप के अंडर एनिमल सेल की स्टडी कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसके सेल को। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा चीक सेल में एनिमल सेल। अब अगर आपको प्लांट सेल की स्टडी करनी है, तो प्लांट सेल का एक बेस्ट एग्जांपल है टिपिकल प्लांट सेल का अनियन पील सेल। आप अनियन पील को लेके जाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, उसके बाद आपको उसकी ऑब्जर्वेशन भी करने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ भी उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है बेटा, जैसे देखो टिपिकल प्लांट सेल, इसका बेस्ट एग्जांपल है अनियन पील सेल। इसके पास होता है सेल वॉल। एंड टिपिकल एनिमल सेल, इसका बेस्ट एग्जांपल है चीक सेल। अब ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो इसकी मेन बाउंड्री है एनिमल सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। इसके पास तो सेल वॉल होता नहीं है। तो एनिमल सेल में मेन बाउंड्री जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। बेटा इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस पढ़ने पे ध्यान दो। ये मत देखना कि मैम वीडियो तो कुछ और चल रही है, बोल तो कुछ और रहे हो, सही पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ते जाओ बस। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो होती रहती है, तो एडजस्ट कर लो। ठीक है बेटा, देखो अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है मैम, आप बताओ क्या होता है। देखो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो सेल है ना, इस सेल के अंदर ये जो आपको वाइट वाइट पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो खाली सा बिल्कुल, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मेनली फ्लूइड मतलब जहाँ पे, जैसे देखो सेल में जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पानी होता है। जैसे हमारे घर में ये रूम है, इस रूम में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हवा है, वैसे इस सेल में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पानी है। तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड होता है। मैम सेमी फ्लूइड क्या होता है, वाटर तो फ्लूइड होना चाहिए ना। बेटा सेमी फ्लूइड इसलिए होता है जब हम वाटर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें जब हम मिला देंगे तो वो सेमी फ्लूइड बन जाएगा। सेमी फ्लूइड मतलब अभी तक तो सिर्फ फ्लूइड था, सिर्फ वाटर था, बट जब उसमें हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, तो ऐड करने के बाद पानी कम हो गया ना, उसमें और चीज़ें भी ऐड हो गई, तो इस वजह से वो सेमी फ्लूइड होता है। ठीक है, अब ये ऑक्यूपाई वॉल्यूम, ये बहुत सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि देखो आप सेल में बहुत सारी जगह इसी ने घेर रखी है, साइटोप्लाज्म ही है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा ये यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल इसलिए होता है क्योंकि साइटोप्लाज्म हर सेल में मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता चलेगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कि जो सेल होता है ना, वो अपनी एक्टिविटीज़ सारी सबसे आसानी तरीके से पानी में परफॉर्म कर सकता है। उसकी सारी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरीके से पानी में ही होती है। तो इस वजह से साइटोप्लाज्म यूनिवर्सल होता है, वो सब में प्रेजेंट होता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म ज़्यादातर पानी से ही बना होता है। सेमी फ्लूइड होता है बट पानी होता है ना। सेमी फ्लूइड तो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें और बाकी चीज़ें भी ऐड हुई, तो इस वजह से साइटोप्लाज्म यूनिवर्सल होता है, सभी सेल्स में होता है। ये ज़रूरी नहीं कि इस सेल में होगा, इसमें नहीं होगा, सब में होगा। ठीक है बेटा, तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड होता है, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड यूनिवर्सल होता है। ठीक है बेटा, सारी एक्टिविटीज़ में बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा ये राइबोसोम्स है। ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का आपको दिखा रखा है ना मैंने, ये राइबोसोम है। राइबोसोम आगे आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट यहाँ पे जितना लिखा हुआ उतना समझ लो। राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, और ये भी यूनिवर्सल होता है। राइबोसोम भी सब में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है ये आगे पता चल जाएगा। अब ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसमें बहुत मेहनत लग रही है बट इट्स ओके, समझ लेना बस। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। अब देखो बेटा ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डीएनए है। ठीक है बेटा, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा आगे बढ़ने से पहले हम, अच्छा समझ आ रहा होगा ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है बेटा, देखो अब हम आगे बढ़ने से पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ मेन डिफरेंसेस समझ लेते हैं, जो कि अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब जो सेंट्रल वैक्यूल्स है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है।
अब बेटा आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है, अब क्या एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? यस, बिल्कुल एब्सेंट होता है, क्योंकि ये सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्यूल ही एब्सेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। देखो बेटा, जो वैक्यूल है ना वो एनिमल सेल में बहुत छोटा सा किसी कोने में पड़ा होता है, बट प्लांट में ये बहुत सारी जगह लेके घेर के बैठा होता है, क्योंकि ये सेंटर पे होता है। बट एनिमल सेल में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल नहीं होता है, वैक्यूल किसी कोने में पड़ा होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये जो 3 चीज़ें मैंने लिख रखी है ये यूनिवर्सल होती है। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दुनिया के हर सेल में पाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उस सेल में होगा इस सेल में नहीं होगा, सभी सेल में होगा। ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही सभी सेल्स में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल एक्टिविटीज़ अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी में ही कर सकता है, और पानी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, एंड उसके बाद आता है राइबोसोम्स। अब जो ये राइबोसोम्स होते हैं ये भी यूनिवर्सल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस सेल में होगा इस सेल में नहीं होगा, प्रोकैरियोट्स में होगा यूकैरियोट्स में नहीं होगा, ये सभी सेल्स में होंगे, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों में ही होंगे, क्योंकि प्रोटीन सभी को चाहिए होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो, एक चुटकी बजाते तो बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बेटा, तो अब हम जल्दी से आते हैं सेकंड स्लाइड पे। स्लाइड आपको एनसीईआरटी में ये इतना जो मैंने लिख रखा है ना, बहुत ज़्यादा इतना मतलब हार्ड दे रखा है ना, बच्चे को समझ नहीं आता, किसी जगह कुछ लिखा हुआ किसी जगह कुछ। आपको ऐसा लगता है मैम एक ही चीज़ 2 जगह अलग अलग कैसे दी हुई है, अलग अलग साइज़ कैसे? ऐसा नहीं है बेटा, आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर समझा होता ना तब पता चलता कि वो दोनों कुछ उसमें डिफरेंट है, ऐसे ही नहीं दे रखा है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ध्यान से देखना। देखो, डिफरेंट सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, अब देखो, जो आरबीसी होता है ये बाइकनकेव होता है, डिस्क शेप होता है। ये 7 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है। ठीक है, डायामीटर, और रेडियस कितना होता है? हाफ होता है। अगर मैं पूछूँ आरबीसी का रेडियस कितना है तो 3.5। ठीक है, 3.5 रेडियस होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो आरबीसी का जो रेडियस होगा वो 3.5 होगा, और डायमीटर है 7 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको मतलब कलरलेस। कलरलेस है तो उसको हम वाइट कंसीडर करेंगे। जब वाइट कंसीडर किया तो वाइट ब्लड सेल इजी है, नाम के साथ ही याद कर लो, वाइट ब्लड सेल को ही ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड मतलब इसका इरेगुलर शेप है, कोई शेप कुछ फिक्स ही नहीं है कि कैसा है, एकदम इरेगुलर है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है कॉलमनार सेल। कॉलमनार सेल है, इसका मतलब लंबे लंबे होंगे खंबे जैसे। तो ये क्या होते हैं? लॉन्ग एंड नैरो होते हैं। देखो, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा इसका शेप साइज, तो ज़्यादा मतलब इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बस एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें, रट्टा ना मारो। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो अगर किसी ने क्वेश्चन घुमा के भी दे दिया ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर रट्टा मारने पे फोकस किया तो फिर रट्टा नहीं आएगा आप। और रट्टे हुए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि वो आ ही जाएंगे एग्जाम में, इसलिए समझने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, समझोगे तो ये पूरा टेबल याद हो जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा कि एक ही चीज़ 2 जगह अलग अलग कैसे दी हुई है। ठीक है, अब ये जो नर्व सेल है बेटा, नर्व सेल क्या करता है? सिग्नल पहुंचाता है। अगर सिग्नल पहुंचाता है तो इसको हर जगह होना चाहिए, हर जगह प्रेजेंट होगा तभी तो सिग्नल पहुंचाएगा। तो ये ब्रांच्ड होते हैं, और ये लॉन्ग होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। अब ये लॉन्ग क्यों होगा? जब इसको हर जगह पहुंचाना है सिग्नल तो ये लॉन्ग नहीं होगा। लॉन्ग होगा, मान लो इसमें नर्व सेल है, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिग्नल पहुँचाना है तो ये यहाँ तक फैलेगा ना, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल होता है। और ब्रांच भी होता है। अब ब्रांच कहीं इधर जाना है, इधर जाना है, इधर, तो ब्रांच में होगा। ठीक है, तो ये ब्रांच एंड लॉन्ग होगा। देखो बेटा, ये जो ट्रेकिएट्स है, ट्रेकिएट्स पता है क्या करता है? ये प्लांट में पानी पहुंचाने का काम करता है। अब पानी अगर ट्रांसपोर्ट करता है तो पाइप जैसा होगा। पाइप देखा है ना, पाइप हमारे घर में भी होता है, तो लॉन्ग होता है। इस वजह से ट्रेकिएट है तो ये लॉन्ग है। ठीक है, अब मीजोफिल प्लांट की पत्तियों में होता है। ठीक है, अब ये प्लांट की पत्तियों में होते हैं राउंड एंड ओवल शेप के। टिपिकल यूकैरियोट्स 10 to 20 माइक्रोमीटर, टिपिकल प्रोकैरियोट्स 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब जो आप ऐसा कह सकते हो जो टिपिकल यूकैरियोट्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स से 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो अलग साइज दिया हुआ, ऊपर नीचे अलग साइज दिया हुआ, कैसे? अब मैं बताती हूँ बेटा, लेंथ का मतलब अलग होता है और साइज का मतलब अलग होता है। साइज में ओवरऑल पूरा कंसीडर किया जाता है। ये लंबा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइज है, बस लंबा है तो साइज है। नो बेटा, ये और नीट पूरा ये ओवरऑल इसको देखा जाएगा कि इसका साइज क्या है। जब सारा मिला के देखो बेटा, अब इसकी लेंथ है
3 माइक्रोमीटर। अब ये भी तो कुछ होगा, अब ये है 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो जब हम ओवरऑल कंसीडर करेंगे ना, तो इन दोनों के बीच में आएगा कुछ 3 एंड 2 के। तो जब ओवरऑल साइज होता है वो लेंथ के अकॉर्डिंग कम होता है। तो क्योंकि लेंथ तो इसकी 3 माइक्रोमीटर थी, बट ये 2 माइक्रोमीटर था। जब हम पूरा साइज कंसीडर करेंगे तो दोनों आएगा ऊपर नीचे का। बट अगर हम सिर्फ लेंथ कंसीडर करें तो 3 माइक्रोमीटर, तो लेंथ ज़्यादा होता है साइज के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ये बैक्टीरिया की लेंथ गिवन है 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है 1 to 2 माइक्रोमीटर, ये साइज ओवरऑल पूरा कंसीडर कर रखा है। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी? हाँ, तो अब तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ना। दोबारा से बता देती हूँ। देखो बेटा, आप इनको देखो, इसको पढ़ो, समझो। जब समझोगे ना, इसी के फीचर डिफाइन हो रहे हैं खुद ही, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फीचर क्या होगा। जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये बाइकनकेव होता है और डिस्क शेप होता है। इसका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, अगर डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, मैं रेडियस पूछूँ तो 3.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब WBC वाइट ब्लड सेल होता है। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। अब ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। कलरलेस होता है तो हम उसको वाइट कंसीडर करते हैं, वाइट कंसीडर करते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल, ये अमीबॉइड होता है। अमीबॉइड मतलब इरेगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। अब कॉलमनार सेल, कॉलमनार सेल मतलब ये लंबे होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल ये लॉन्गेस्ट होता है, ब्रांच होता है, तो ये भी लॉन्ग एंड ब्रांच होता है क्योंकि ये सिग्नल पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद ट्रैकिएट्स, जो ट्रैकिएट्स होते हैं वो वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो लॉन्ग होंगे पाइप जैसे। फिर मीजोफिल, ये भी प्लांट के लीफ में पाए जाते हैं, तो ये राउंड एंड ओवल होते हैं। टिपिकल यूकैरियोट्स जो होते हैं, इसका 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। एंड टिपिकल प्रोकैरियोट्स 1 to 2 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है कि जो यूकैरियोट्स होता है वो प्रोकैरियोट से 10 टाइम्स ज़्यादा है। एंड बैक्टीरिया, इसका 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये लेंथ गिवन है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी सही से समझना आना चाहिए। एनसीईआरटी हार्ड दी हुई है, बट उसको समझने की कोशिश किया करो रट्टा मारने की जगह पे, क्योंकि कई चीज़ें अलग अलग दी हुई है। बट आप जब उसको समझते हो तब पता चलता है कि ये लेंथ गिवन है, ये ओवरऑल साइज गिवन है, ये डायमीटर गिवन है, ये रेडियस गिवन है। तो आप सही से पढ़ने की कोशिश किया करो रट्टा मारने की जगह पे, ठीक है। अब आती है बात राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स ये RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो बेटा, राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाया था जो पिछली स्लाइड थी, उसमें ग्रीन कलर से मैंने बना रखा था, वो साइटोप्लाज्म में ही था ना राइबोसोम्स। तो साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएट हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी मिल सकते हैं। बट जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं ना राइबोसोम्स, वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएट होते हैं। क्यों होते हैं? देखो बेटा, जो यूकैरियोट्स होते हैं ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसलिए बोल रखा है क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी कवरिंग होती है, अलग से होती है। क्योंकि यूकैरियोट्स में हर चीज़ के चैम्बर मतलब कर रखे एकदम सही तरीके से मैनर वे में अरेंज है। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, सब कुछ एक में ही घुला मिला हुआ है। तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे ही एसोसिएट होता है, क्योंकि इसके पास एक ही मेम्ब्रेन है जो कि सेल मेम्ब्रेन है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की खुद बाउंड्री होती है अलग से, साइटोप्लाज्म की खुद बाउंड्री होती है, एंड क्लोरोप्लास्ट की भी खुद बाउंड्री होती है। तो उसमें अलग अलग बाउंड्रीज गिवन है, तो वो उसके अंदर भी हो सकती है। बट प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएट होगा, क्योंकि उसके पास एक ही बाउंड्री है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा। यूनिवर्सलिज्म। अब देखो पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स क्या होता है? पॉलीजोम का मतलब है जब कई सारे राइबोसोम्स अरेंज वे में लाइन में लग जाएंगे तो उसको पॉलीजोम बोला जाता है। जैसे कि ये एक mRNA है, अब बहुत सारे राइबोसोम्स यहाँ पे आके लग गए, ठीक है। जब ये राइबोसोम्स लग जाते हैं ना यहाँ पे आगे, तो उसके बाद ये क्या करते हैं? उसके बाद ये अपना प्रोटीन बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो पॉलीजोम्स का मतलब होता है ये mRNA था, अब उसके बाद बहुत सारे राइबोसोम्स आके लग गए, अब उसके बाद ये प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ये होता है 50+30 एंड यूकैरियोट्स में होता है 60+40। अब इसको कैसे याद करें? अभी जो 7 है ये क्या है? ये ऑड नंबर है ना, तो अब ये ऑड नंबर है तो 5 और 3 भी ऑड नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर ये 70S जो दिया हुआ है इसमें 7 ऑड नंबर है, तो 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, तो 50+30 = 70S होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। एंड यूकैरियोट्स में 60+40 होते हैं।
अब 8 भी इसमें इवन नंबर है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, तो यूकैरियोट्स में इवन की तरीके से याद कर लो, प्रोकैरियोट्स में ऑड की तरीके से। अब आप बोलोगे मैम 50 और 30 70 कब से होने लग गए, 80 होते थे हमारे तो मैथ्स में, ये 70 कैसे हो गए? यहाँ पे 70 ही होते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने रिसर्च की जब कि जो यूनिट थी वो 70 ऐसा ही, इस वजह से उन्होंने ऐसे दे रखा है। तो आप इस पर ज़्यादा दिमाग न चलाओ, ऐसे ही लर्न कर लो। प्रोकैरियोट्स में 50 + 30 होते हैं 70s, और यूकैरियोट्स में 60 + 40 होते हैं 100 की जगह 80s। ठीक है, अब ये एस क्या है? ये एस जो है ये श्वेड्बर्ग यूनिट बोला जाता है इसे, और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है, मैंने ये बोला कि 50 + 30 70 क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो ये मेजरमेंट साइंटिस्ट ने जिसने किया था उन्होंने क्या देखा था, इसके साइज और डेंसिटी को देखा था कि मैम ये 20 किलो का है, ये भी 20 किलो का है, तो पूरा मिला के 40 किलो का। नो बेटा, इसमें वेट नहीं कैलकुलेट किया इन्होंने साइज एंड डेंसिटी कैलकुलेट किया। ठीक है, मतलब ये दोनों बराबर तो हैं, ये दोनों बराबर तो है, बट मान लो इसके अंदर कुछ है ही नहीं और इसके अंदर सब कुछ है, तो ये इसके कंपैरिजन में अंदर से तो बराबर, देखने में तो बराबर ही लग रहे हैं। तो इस वजह से इसका वेट कैलकुलेट नहीं किया कि ये 30 की, ये 30 की तो 60 हो गया, नहीं, ये अंदर से तो खाली है ना, भले ही साइज बराबर हो, तो ऐसे कैलकुलेट किया उन्होंने। इस वजह से उन्होंने जो इनडायरेक्ट में मतलब उन्होंने जो मेजरमेंट किया था वो साइज एंड डेंसिटी को देखा था, वेट कैलकुलेट नहीं किया था। इस वजह से 50 + 30 70 होता है, 60 + 40 100 की जगह 80 होता है। 80s यूकैरियोट्स में होता है, 70s प्रोकैरियोट्स में होता है। आई होप आपको इतना याद आ गया हो, मतलब याद क्या आ गया होगा, इतना लर्न रहेगा, नहीं रहेगा तो पढ़ लेना एक बार अगर थोड़ी मतलब दिक्कत हो तो दोबारा इसी लेक्चर को चला के देख लेना, और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी रिवीजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और इस बार अब आपको ये टेबल जरूर याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जगह अगर समझने पर फोकस किया होगा, दोबारा एक बार चला के देख लेना लेक्चर अगर प्रॉब्लम हो। ठीक है, आप देखो जो लाइपोसोम्स है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, पैलेट पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1953 में, अब इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, एंड स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं। इसका साइज जो होता है 15 to 20 नैनोमीटर होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट है। और बेटा एक और बात बता दीजिए, जो ज़्यादातर बैक्टीरिया होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, तो जब आप इसकी लेंथ निकालते हो ना तो ज़्यादा आती है साइज़ के कंपेरिजन में। जब ये लंबे होते हैं तो भाई जाहिर सी बात है, लंबे है तो लेंथ ज़्यादा आएगी, साइज़ कम आएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बस इसकी लंबाई देखेंगे, ये चीज़ देखेंगे ही नहीं, साइज़ तो पूरा ओवरऑल मिला के होता है ना। इस वजह से बैक्टीरिया की लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर है, बट साइज जो है 1 to 2 माइक्रोमीटर है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, समझ आ गई हो चीज़ें तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।